आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बेसिकली मॉलिक्यूल होता क्या है। बताइए आप लोग ज़रा, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? टू या मोर देन टू एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और याद रखना उनका केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे वो सेम टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ज़रा मैं मॉलिक्यूल का डेफिनेशन लिख देता हूँ। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में ही इसको पढ़ लिया होगा। क्या होता है डेफिनेशन, ज़रा बताइए। अ मॉलिक्यूल इज formed by combination of two or more than two atoms of same or डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये तो रहा मॉलिक्यूल का सबसे आसान और इजी डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा अब ऑर्बिटल क्या होता है, जरा ऑर्बिटल के बारे में मुझे बताइए। ठीक है, बताइए। ऑर्बिटल का मतलब वही आप लोग के दिमाग में एक बात आ गई होगी कि वही एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। हाँ, बात तो सही है, उन्हीं को ऑर्बिटल बोला जाता है। लेकिन उसका डेफिनेशन क्या होता है? तो बेसिकली ऑर्बिटल एक टाइप का मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, उसका वेव लाइक बिहेवियर को मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जिसी को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, याद करना है तो कर लेना। ऑर्बिटल इज mathematical function that describes wave-like behavior of electrons। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के वेव लाइक बिहेवियर को कौन डिस्क्राइब करता है? उसका जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, अब इनको कंबाइन करते हैं, इनको क्या करते हैं, कंबाइन, और एक नया टॉपिक जनरेट करते हैं जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, और रहा हमारा तीसरा पॉइंट। ध्यान से समझिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है जरा समझते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, उसके पास 10-15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 10-15 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स लाइक एस, पी, डी एंड एफ। तो जिस तरीके से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, बस उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ओके, डोंट वरी। तो फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। सिमिलरली किसी भी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। ये सबसे डिफरेंट टॉपिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से एकदम अलग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, जस्ट एज electrons of atom present in atomic orbital। किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अंदर मौजूद होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। तो कॉमा लगा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल
present in molecular ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया जाए तो अगर एटम है तो हम उसको एटॉमिक ऑर्बिटल में रख देंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रख देंगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है ना। अच्छा, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इसी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का एक और डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है तो उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको डिफाइन किया गया है ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेशन लग रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन around a nucleus of an atom is given by atomic ऑर्बिटल। ये रहा एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन। ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन around group of nuclei of a molecule is given by molecular ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो डेफिनेशन आप लोगों को दिख रहा होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली एक टाइप का, मतलब ये समझ लीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके से फैली हुई है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है कहाँ कहाँ कम है। तो वही बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है। तो ये तो रहा एकदम मतलब सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। व्हाट इज द नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसा कौन सा कंसेप्ट फेल हो गया था जिसकी वजह से हमें एमओटी को पढ़ना पड़ा। ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कीजिए तब तक। चलिए शुरू करते हैं। वाई वी नीड दिस थ्योरी। हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। तो इसका सबसे पहला रीजन ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला रीजन ये होता है वीवीटी कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। बहुत ही फैमिलियर होंगे आप लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो नेचर होता है वो बेसिकली पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन में होता है। ये तमाम बातों का एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं मिलता है। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी cannot explain compounds formed by D block
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसने काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया। ठीक है, हम लोग डिस्कस में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक क्या होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है। तो जैसे आप किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का अगर मान लीजिए आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान अगर मान लीजिए उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो उसी को क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक भी नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसी को क्या बोला जाता है, डायामैग्नेटिक। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो इसके बारे में लिख रहा हूं हैविंग मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बाद मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है ना, मिनिमम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक ज़्यादा होना, और कम इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं अनपेयर्ड में तो उसका पैरामैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में अगर मैं बात करूं, हैविंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, हैविंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक जो होते हैं हमेशा रिपल्सन में होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बट ये जो होता है बच्चों, ये होता है अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल के बारे में बात कर लेता हूँ, एक दो एग्जांपल, जैसे हो गया O2 हो गया, B2 हो गया। इसमें एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा हो गया N2 हो गया, C2 हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये O2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, B2 भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, C2 भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अब इसी में मैंने O2 को पैरामैग्नेटिक बोल दिया है तो N2 को डायामैग्नेटिक बोल दिया है। तो इसके पीछे जो भी मतलब रीजंस हैं कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये डायामैग्नेटिक क्यों है, हम लोग इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगे। तो अभी आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ फीचर्स, एमओटी के कुछ फीचर्स। फीचर्स के बारे में शुरू करते हैं। वो भी किसके, एमओटी के। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कैन नहीं मतलब करते ही हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इन VBT only valence electrons are participate in bond formation, but in MOT all electrons are participate in bond
फॉर्मेशन, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि जैसे मतलब कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी के सभी एटम्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, atomic orbital loses their identity, ठीक है। जैसे क्या होता है कि दो एटम आपस में कंबाइन हुए और क्या बना, नया मॉलिक्यूल बना। तो उसमें क्या होता है कि पहले एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो गया, कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद एक नए तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और उस नए तरीके का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। अगला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कंपेरेबल एनर्जीज और सिमिट्री भी होनी चाहिए, प्रॉपर सिमिट्री। इन दोनों बातों को हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। चौथा, चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed will be equal to number of atomic orbitals participate in bond formation, ठीक है। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मान लो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 × 2 = 6 साइड, 6 टाइप के टोटल क्या बनेंगे, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। चलिए अभी तक ध्यान दीजिएगा। चौथे पॉइंट को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसके अंदर जनरेट होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1s + 1s, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिख रहे होंगे आपको, 2। तो दिख रहे हैं 2, इसका मतलब इसके अंदर 2 बनने वाले हैं, जिसका नाम होता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 2s एंड 2s, ये कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2। तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएंगे, सिग्मा 2s स्टार एंड सिग्मा 2s, ठीक है ना।
तो इसमें से एक वाला हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वी विल डिस्कस इन डिटेल, ओके, डोंट वरी। चलिए, चौथा पॉइंट तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद है। पांचवा पॉइंट लिखिए, है ना। चलिए, पांचवा पॉइंट लिखिए, atomic orbital is monocentric while molecular orbital is polycentric। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ हाइड्रोजन का, और यहाँ ले लेता हूँ H2 का। हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन के पास एक उसका क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके पास एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और अगर मैं H2 के बारे में बात कर लूँ तो H2 के पास क्या होता है, दो न्यूक्लियस होता है, और उसके पास दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि हमें ये बताना है, मतलब एटम और मॉलिक्यूल में ज़्यादा स्टेबल कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूँ और मैं अगर इससे पूछूं कि भाई साहब ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने न्यूक्लियस मिलकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक एटम, सॉरी एक न्यूक्लियस। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर आपको दो दिख रहे होंगे। मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन से अगर मैं पूछूं कि आपको कितने न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर दो। तो जाहिर सी बात है, जब भी कभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके अंदर 3-4 एटम्स है, 5 एटम्स है, 6 एटम्स हैं, तो जाहिर सी बात है उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेंट्रिक। बहुत सारे अगर एटम्स हो गए। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोसेंट्रिक। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक ही एटम होता है, उसको सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, संभालना पड़ता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो मतलब एटम्स होते हैं वो उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है ना। एटम के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, उसके किसी भी इलेक्ट्रॉन से अगर जाके पूछोगे कि वो किसके साथ अट्रैक्शन में है, तो आप क्या बताओगे, सिर्फ वो एक ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होता है। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्शन में होते हैं। आई बात समझ में। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होते हैं। बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मोनोसेंट्रिक। ठीक है ना। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ समय के लिए जरा सा आप लोग 5th पॉइंट से पहले मैंने एक चौथा नंबर का पॉइंट पढ़ा है, जरा उस पर गौर फरमाइए, जरा उस पर ध्यान लगाइए। क्या लिखवाया था उसमें, मैंने यही लिखवाया है कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर बच्चों एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना। तो उसी के बारे में छोटी सी बात लिखूंगा। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, hence higher stable than corresponding anti-bonding molecular ऑर्बिटल। ठीक है ना। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब 6 नंबर वाला स्टेटमेंट, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले आगे के टॉपिक्स में। ठीक है ना।
जहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो उसके अंदर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि 2 टाइप के ऑर्बिटल्स उसके अंदर बनते हैं। उसमें से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोले तो प्रैक्टिकली 0 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छा है ये पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑल रूल्स जो भी आप जानते हैं, लाइक आफबाउ के बारे में आप लोगों को पता होगा, आफबाउ हो गया, पाउलीज हो गया एंड हंस रूल हो गया, आर वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन filling in molecular orbitals। जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ा होगा ये तीनों रूल्स के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो हम इसके अंदर ये तीनों रूल को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस को अगर इग्नोर किया जाए तो ये रूल क्या है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं।